आज हम करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा को जानने से पहले हमें विस्थापन का मतलब जान लेना चाहिए। तो इसका मतलब या अर्थ क्या होता है वो जानते हैं। एक वस्तु को उसकी जगह से हटाना और खुद उसकी जगह ले लेना विस्थापन कहलाता है। तो आपको विस्थापन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर दें तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन अत्यधिक क्रियाशील यानी कौन ज़्यादा क्रियाशील वाला तत्व है और कौन कम क्रियाशील वाला तत्व है। इसको जानने के लिए हमें सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। हमें सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। अगर आपको ये श्रेणी याद है तभी आप इस विस्थापन अभिक्रिया की टॉपिक को समझ पाओगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है, पहले हम वो ट्रिक करते हैं फिर हम आगे जाएंगे। तो आइए अब हम सक्रियता श्रेणी में रखे तत्वों को एक मज़ेदार ट्रिक से याद कर लेते हैं। इस ट्रिक को याद करने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है, यानी सक्रियता श्रेणी की परिभाषा को जान लेते हैं। तो सक्रियता श्रेणी की परिभाषा क्या है? सक्रियता श्रेणी में तत्वों को उनके क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में रखा गया है। क्रियाशील जो तत्व हैं उनको घटते क्रम में रखा गया है सक्रियता श्रेणी में। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सक्रियता श्रेणी है। इसमें जो सारे तत्व हैं इनको हमने क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में रखा हुआ है। तो अब हम इसकी ट्रिक कर लेते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों हलवाई जी आज और पिटे। ये तो रही इसकी ट्रिक। आप इस ट्रिक को 2 या 3 बार ऐसे ही पढ़ोगे, मतलब ये जो ट्रिक है इसको आप 2 या 3 बार पढ़ लोगे तो आपको ये जो तत्व हैं ये याद हो जाएंगे। अब हमने इसके ट्रिक को तो कर लिया, अब हम इसके जो तत्व हैं, ये जो तत्व हैं इनके हम नाम जान लेते हैं। तो इनके नाम क्या हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, जिंक यानी जस्ता, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा यानी मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो ये जो तत्व थे ये तो इनके नाम हैं, ये लेफ्ट साइड वाले इनके नाम है और जो ये राइट साइड है ये इनके ट्रिक है। इस ट्रिक के द्वारा जो ये सारे तत्व हैं सक्रियता श्रेणी में, आप इनको आराम से याद कर सकते हो। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो ऊपर वाले जो तत्व हैं, ये जो ऊपर वाले जितने भी तत्व हैं ये अत्यधिक क्रियाशील तत्व हैं, यानी कि ज़्यादा क्रियाशील वाले तत्व हैं। इसलिए ये अभिक्रिया के दौरान बहुत जल्दी ही ये जो ऊपर वाले तत्व हैं ये अत्यधिक क्रियाशील वाले तत्व हैं, इसलिए ये अभिक्रिया में जल्दी ही भाग ले लेते हैं। और ठीक ऐसे ये जो नीचे वाले तत्व हैं, जितने भी नीचे वाले, ये कम क्रियाशील वाले तत्व हैं। इसलिए जो तत्व होते हैं ये अभिक्रिया में जल्दी ही भाग नहीं लेते, क्योंकि ये कम क्रियाशील वाले तत्व हैं। और जो ऊपर वाले तत्व थे ये अत्यधिक क्रियाशील वाले तत्व थे, इसलिए ये अभिक्रिया में जल्दी ही भाग ले लेते हैं। तो ये तो इसकी ट्रिक थी सक्रियता श्रेणी में जितने भी तत्व हैं उनको याद करने की। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो ट्रिक है काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो क्रियाकलाप 1.9 क्या कहता है ये पढ़ लेते हैं। लोहे की 3 कील लीजिए, उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। हमें लोहे के 3 कील लेना है और उन्हें रेगमाल से साफ कर लेना है। हम लोहे की कील को रेगमाल से क्यों साफ कर रहे हैं? क्योंकि जो लोहे की कील होती है ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके इसके ऊपर एक परत जम जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। इसी को साफ करने के लिए हम रेगमाल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो इसके ऊपर की जो परत है यानी जो जंग है वो साफ हो जाए और हम जब इसकी लोहे की कील यानी आयरन की जब अभिक्रिया कराएं तो ये आसानी से भाग ले सके। तो हम आगे करते हैं, आगे क्या कह रहा है। ए तथा बी से चिन्हित हुई 2 परखनलियां लीजिए, प्रत्येक परखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। अब हमें क्या करना है, 2 परखनली लेनी है और इसमें हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है। विलयन विलयन से भरी हमने 2 परखनली लेनी है।
जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो ब्लू रंग का होता है, ये ब्लू रंग का होता है। अब आगे क्या कह रहा हूँ, 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक बी के कॉपर सल्फेट के बेरियम में 20 मिनट तक डुबोकर रखिए। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रख लीजिए। अब हमने करना क्या है, जो हमने पहले 3 कील ली थी, 1, 2, 3, जो हमने पहले 3 कील ली थी, इनमें से हमने 2 किलो को धागे से बांधकर, और जो ये 2 परखनलियाँ थी, ए और बी, इसमें हमने बी वाली परखनली में इन 2 किलो को डुबो कर रखना है 20 मिनट तक। फिर आगे हमने क्या करना है, जो 1 कील बच रही है यहाँ पे, इसको हमें अलग रख देना है बाद में इन 2 किलो से तुलना करने के लिए। अब आगे 20 मिनट पश्चात दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलेन से बाहर निकालना है। अब हमने क्या करना है, 20 मिनट तक इसी को डुबा के रखना है 2 किलो को। अब हमने 20 मिनट तक हमने डुबा लिया, फिर उसके बाद हम इसे निकालेंगे। फिर आगे परखनली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना करना है। अब हमने इन दोनों परखनलियों की आपस में क्या करना है, तुलना करना है। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी किलो की रंग की बाहर रखी किलो से भी तुलना करना है। अब जो पहले के जो पहले हमने 1 कील को रखा था उसकी तुलना करना है, जो ये 2 किलो थे इनके साथ। अब हम इस एक्टिविटी को एक डायग्राम द्वारा अच्छे से समझेंगे। पहले एक्टिविटी में बोला क्या गया था, 3 हमें कील लेनी है, इसका नाम दे देती हूँ 1, 2, 3। हमने 3 कील लेनी है लोहे की। फिर हमने 2 परखनली लेनी है, ए और बी। और बाद में हमने क्या करना है, जो 2 कील होंगी उनको हमने परखनली बी में डुबो देना है 20 मिनट के लिए। जो 2 कील है इनको हमने डुबो के रखना है 20 मिनट के लिए, और जो तीसरी कील बच रही है इसको हमने साइड में रख देना है बाद में तुलना करने के लिए। सेम ऐसे ही हमने परखनली ए के साथ भी ऐसे करना है, इसको हमने रख देना है साइड में तुलना करने के लिए बाद में परखनली बी से। तो हमने इस परखनली में हमने 2 कील डाले। अब हमने 20 मिनट के बाद इस कील को निकालेंगे। इन दोनों कीलों को हमने निकाला और जो साइड में रखी कील थी उससे इसकी तुलना करेंगे। और सेम ऐसे ही हम परखनली ए और बी की तुलना करानी है। तो जब हम तुलना करेंगे तो हम पाएंगे इनके कलर कुछ बदल जाते हैं। वो करने के लिए हमें इसकी रासायनिक समीकरण देख लेना चाहिए पहले। जैसे कि हमने लोहे की कील की अभिक्रिया कराई कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ, तो ये क्या बना, आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर। तो हम पाएंगे कि जो ये लोहे की कील थी, ये जो बाहर रखी लोहे की कील थी, इसका रंग तो ग्रे है, पहले से ही इसका रंग ग्रे था। और जो हमने उसमें डुबोया था कॉपर सल्फेट के विलयन में, उसका रंग जो होगा वो भूरे रंग का हो जाएगा। वो भूरे रंग का क्यों होगा, क्योंकि जो ये लोहे की कील थी इस पर कॉपर की परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये भूरे रंग का हो जाता है। इस पर कॉपर की परत चढ़ी है जिसकी वजह से ये भूरे रंग का होता है। सेम अब ऐसे ही जो ये विलयन था, ये विलयन ए है और ये वाला जो विलयन है ये बी था, परखनली ए और बी। अब आप पाओगे जो परखनली बी थी, अब इसका जो कलर है ये थोड़ा थोड़ा हरा या फिर मलिन हो जाता है। वो क्यों, क्योंकि पहले इसमें कॉपर सल्फेट होता था, अब इसमें सिर्फ आयरन सल्फेट हो गया, क्योंकि कॉपर ने तो इस लोहे की कील पर परत जमा ली। जो कॉपर था उस लोहे की कील पर परत जमा ली कॉपर ने, और यहाँ पे इस परखनली में क्या बचा, सिर्फ अब आयरन सल्फेट बचा, जिसकी वजह से जो ये परखनली थी वो हरा या फिर मलिन, मतलब ये आयरन की वजह से, ये जो Fe है इसकी वजह से इस परखनली का रंग मलिन या फिर हरा हो गया। अब आप यहाँ पे पाओगे कि ये जो आयरन है, ये जो लोहा है, इसने कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया और खुद इसकी जगह पे आ गया।
जैसे कि हमने विस्थापन अभिक्रिया के परिभाषा में ही पढ़ा था, जो अधिक क्रियाशील वाले पदार्थ होते हैं वो कम क्रियाशील वाले पदार्थ को उसकी जगह से विस्थापित कर देते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो आयरन है ये अत्यधिक क्रियाशील वाला पदार्थ है, पदार्थ या फिर तत्व कह लो, ये अत्यधिक क्रियाशील वाला तत्व है। और जो कॉपर है ये कम क्रियाशील वाला तत्व है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ये जो पूरी अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, क्योंकि आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया और खुद ये आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। अब इसके विस्थापन अभिक्रिया की कुछ अन्य एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब पहला जो एग्जाम्पल है इसका वो है जिंक की अभिक्रिया हो रही है कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या बन रहा है जिंक सल्फेट और साथ में कॉपर। तो इसके लिए हम सक्रियता श्रेणी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपको पता है जो सक्रियता श्रेणी होती है इसमें हम तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो जो जिंक है वो कॉपर से ऊपर है, तो हम ये कह सकते हैं जो जिंक है ये ज़्यादा क्रियाशील वाले तत्व हैं इस कॉपर के मुकाबले। तो इसलिए जो जिंक था इसने कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह पे आ गया, तो ये बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। ठीक ऐसे ही जो लेड है इसने कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह आ गया और बन गया लेड क्लोराइड। आप यहाँ पे देखो जो लेड है ये कॉपर से ऊपर है, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमने श्रेणी में क्या रखा है, हमने सक्रियता श्रेणी में तत्वों को घटते क्रम में रखा है उनकी क्रियाशीलता के आधार पर। तो ये जो लेड है ये ज़्यादा क्रियाशील वाला तत्व हुआ कॉपर के मुकाबले, तो इसलिए जो लेड है इसने कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित करके खुद उसकी जगह पे आ गया और बन गया लेड क्लोराइड, और जो कॉपर है इसको अलग कर दिया।